मैं सत्येंद्र सिंह आप लोग समक्ष जैसे ऑनलाइन चैनल के साथ फिर जुड़ा हुआ हूं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो संप्रेषण की अवधारणा है। संप्रेषण की जो अवधारणा है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो संप्रेषण की अवधारणा है इसको हम कई भागों में बांटकर इसको स्पष्ट करते हैं। जैसा कि इसमें पहले संप्रेषण का अर्थ आता है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद संप्रेषण की परिभाषा, विच डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, फिर इसी क्रम में नंबर जो थर्ड आता है वो संप्रेषण के उद्देश्य जिसे कहते हैं द एम ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इसी क्रम में आगे जो मैं आपको बताऊंगा भी संप्रेषण के प्रकार, तो संप्रेषण के प्रकार, फिर संप्रेषण के सिद्धांत, फिर संप्रेषण के घटक या प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद फिर संप्रेषण को प्रभावित बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो ये सब के बारे में मैं आप लोगों समझ चर्चा करेंगे। तो जो कि ये संप्रेषण की अवधारणा है, इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है वो संप्रेषण का अर्थ है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो संप्रेषण जैसे शिक्षण, उसी के समरूप संप्रेषण का अधिकार एक कक्षा कक्ष में अध्यापक के माध्यम से किया जाता है। तो संप्रेषण के बारे में बात करते हैं तो संप्रेषण या शिक्षण का एक माध्यम होता है। इसमें शिक्षक अपनी बात या विचार को छात्रों के समक्ष बताने या समझाने का प्रयास करता है। इसी जो प्रक्रियात्मक जो परिस्थिति बनती है उसी को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण जैसा कि इसके बारे में देखें, इसको दो रूपों में जाना जाता है संप्रेषण को। एक तो जो है संकुचित अर्थों के रूप में इसको जाना जाता है, और जो दूसरा है वो व्यापक अर्थों के रूप में जाना जाता है। तो अब हम पहले बात करते हैं नैरोअर मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें जो संप्रेषण का जो संकुचित अर्थ होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करने से है। चाहे व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या न समझे, इन पर वो विश्वास करे या फिर न करें। तो ये था संप्रेषण का संकुचित अर्थ था। अब फिर संप्रेषण के जो संकुचित अर्थ के बाद फिर संप्रेषण का व्यापक अर्थ होता है। इसमें जो संप्रेषण का व्यापक अर्थ होता है, इसमें केवल दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करने से ही है या करने से ही होता है। तो मैं आप लोगों को संप्रेषण जैसा कि एक एग्जाम्पल होता है, जैसे अध्यापक जो या छात्र अध्यापक से कुछ बात को अपनी कहते हैं, फिर अध्यापक उसी बात को जो अपने प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य को कहते हैं, फिर अध्यापक फिर जो वही प्रधानाचार्य अपने जो है छात्रों को जो समझाने का प्रयास करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। तो अब ये था जो है मैं आप लोगों को संप्रेषण के अर्थ के बारे में बताया, लेकिन इसी संप्रेषण के अर्थ में कुछ बातें भी बाकी हैं। जैसा कि संप्रेषण शब्द ये अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से मिलकर बना है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से मानी जाती है, तो जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। अगर इसको जो है संधि विच्छेद के रूप में जाने तो जो संप्रेषण में दो शब्द का मिला जुला रूप होता है, जिन्हें अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें जो संप्रेषण में सम धन प्रेषण आता है। तो जो ये सम है, सम माने समान रूप से, जो प्रेषण माने भेजने का कार्य। तो समान रूप से जो भेजने का कार्य किसी एक व्यक्ति के माध्यम से किसी जो दूसरे व्यक्ति के पास जो भेजने का कार्य किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो ये था हमारा संप्रेषण के अर्थ के बारे में बताया, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं अब संप्रेषण के अर्थ के बाद जो हमारी अगली टॉपिक आती है वो संप्रेषण की परिभाषा, द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो संप्रेषण की परिभाषा के विषय में देखें तो इनकी जो है परिभाषा को हर विद्वानों ने या कुछ जो शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से इसको डिफाइन किया है या इसको परिभाषित किया है। अब हम देखते हैं कुछ शिक्षा शास्त्री से पाल लीगल आते हैं। तो जो पाल लीगल ने ये कहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया दो या दो सदी व्यक्तियों के बीच में ये चलती रहती है, या जो दो या दो सदी व्यक्तियों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया
के रूप में जानी जाती है, जो कि पाल लीगल है। तो उसके बाद पाल लीगल के बाद आते हैं न्यू मेयर आते हैं या मेयर आते हैं। उन्होंने जो है ये कहा है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के विचार किसी दूसरे व्यक्तियों के विचारों को वो परिचित कराने का कार्य करता है। अब जो है न्यू मेयर के बाद आते हैं या एजी मेयर का सकते हैं, और फिर एजी मेयर के बाद आते हैं पाल एलन आते हैं, पाल एलन। तो पाल एलन ने ये कहा है कि संप्रेषण अर्थों का एक पुल है, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने एवं समझने की प्रक्रिया सतत रूप से इसमें चलती रहती है। अब मैं पाल एलन के बाद जो अगले इसमें है, जैसे कुलश्रेष्ठ आते हैं, तो जो कुलश्रेष्ठ ने अपना कुछ अलग तरीके से डिफिनेशन दिया है। उन लोगों ने ये कहा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण एवं द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें कहने, सुनने एवं समझने की प्रक्रिया सतत रूप से या इसमें मौखिक एवं जो लिखित रूप में चलती रहती है। इसमें जो है सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक एवं लिखित रूप में होता है। तो ये था कुलश्रेष्ठ के अनुसार था। अब मैंने आपको जो है कुलश्रेष्ठ के बाद और आगे भी डिफिनेशन आता है, जैसे मैंने एलन तो बताया हूँ। उसके बाद आगे आता है जैसे मैरी हस आते हैं। मैरी हस ने ये कहा है संप्रेषण विचार, चिंतन, तर्क के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। तो मैरी हस की बात आते हैं डॉलिस आते हैं। तो जो डॉलिस ने अपने डिफिनेशन ये बताया है कि संप्रेषण विचार एवं अनुभूत करने की एक प्रक्रिया है। तो ये जो है संप्रेषण। उसके बाद बीगले की आती डिफिनेशन है। इसी क्रम में हम अगले डिफिनेशन बीगले के बारे में बताते हैं। उन्होंने ये कहा है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या कह सकते हैं पाल जो इसमें बात करते हैं हम बीगले का। उसके बाद डैमा भी है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करने कार्य करते हैं। इसके बाद आगे आते हैं डहमा की। तो जो डहमा ने ये कहा है कि संप्रेषण एक कृतकार है या किया गया कार्य है। इसमें ज्ञान, विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान का भी इसमें कार्य किया जाता है। तो ये था जो है मैं आप लोगों को जो है संप्रेषण की परिभाषा के बारे में बताया। तो संप्रेषण की जैसा कि जो डिफिनेशन मैंने बीगले, डहमा या कुलश्रेष्ठ या उसके बाद एजी मेयर के विषय में डिफिनेशन बताया। और फिर इन्हीं के बाद फिर अब हम इनके संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, अब हम इनके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो इसका उद्देश्य होता है या द एम ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए संप्रेषण के उद्देश्य के बारे में देखें। इसका जो पहला उद्देश्य यह है कि इसमें एक व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे व्यक्तियों के विचारों से परिचय कराने का कार्य इसमें किया जाता है। और इसी क्रम में देखें तो इनका जो उद्देश्य होता है यह जो है गत्यात्मक होता है, और कह सकते हैं गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण और द्विध्रुवी एक प्रक्रिया के रूप में संप्रेषण जानी जाती है। और इसी तरीके से देखें तो इनका जो उद्देश्य है संप्रेषण, ये जो है कुछ नवीन ज्ञानों या छात्रों को नवीन ज्ञानों के साथ जुड़ने का कार्य करता है। इसको हम संप्रेषण कहते हैं। इसका यही उद्देश्य है। अब देखा जाए जो है संप्रेषण के उद्देश्य के बाद संप्रेषण की जो प्रकार आते हैं, संप्रेषण के प्रकार आते हैं। तो संप्रेषण के जो प्रकार हैं, इसके प्रकार के बारे में देखा जाए तो इसके कुछ प्रकार हैं। मैं बता दें आपको इसके प्रकार के बारे में। तो इसके जो प्रकार हैं, इसके प्रकार देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं संप्रेषण के, जिनको हम पहला शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। फिर जो दूसरा होता है उसको हम अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो ये जो शाब्दिक संप्रेषण या जो शाब्दिक संप्रेषण के विषय में देखें तो ये जो है संप्रेषण के प्रकार में पहला शाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण आता है, फिर दूसरा आता है अशाब्दिक संप्रेषण आता है। तो शाब्दिक जो संप्रेषण होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। जो शाब्दिक संप्रेषण है
उनको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जिनमें पहला मौखिक आता है, फिर जो दूसरा आता है शाब्दिक में लिखित आता है। तो मौखिक संप्रेषण क्या है, किसको कहते हैं, अब इसके बारे में जान लें। तो मौखिक संप्रेषण ऐसे संप्रेषण को कहते हैं जिसमें विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से देने का कार्य किया है, या जिस संप्रेषण में मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोलो, मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो मौखिक संप्रेषण हो गया। तो मौखिक जो संप्रेषण है, और इसके बाद एक आता है लिखित संप्रेषण आता है। मौखिक संप्रेषण के बाद जो दूसरा आता है वो लिखित संप्रेषण है। तो जो लिखित संप्रेषण, ऐसे संप्रेषण को कहते हैं जिसमें लिखित रूप से जो सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो भेजने या जो सूचना देने का कार्य करता है, तो उसी को हम लिखित संप्रेषण कहते हैं, जिसको रिटन कम्युनिकेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब लिखित संप्रेषण के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो है शाब्दिक संप्रेषण के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो जो ये शाब्दिक संप्रेषण था, इसको मैंने 2 प्रकार, या जो मैं आप लोगों को संप्रेषण के जो प्रकार के बारे में बताया, एक जो है शाब्दिक जो है संप्रेषण, फिर दूसरा क्या होता है, बोलो, अशाब्दिक जो है संप्रेषण कहते हैं। तो अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक को मैंने भी क्या बताया, नॉन जो है वर्बल, या जिसको हम कहते हैं अशाब्दिक कहते हैं। अब बात करें जो है शाब्दिक संप्रेषण के बारे में, मैंने आपको प्रारंभ बताया कि शाब्दिक संप्रेषण ऐसे संप्रेषण को कहते हैं कि जिनमें प्रायः शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो इसमें भी देखें तो संप्रेषण के, या जो शाब्दिक संप्रेषण है, इसको भी जो है 2 भागों में जो है हम बांट सकते हैं। जो ये शाब्दिक संप्रेषण है, इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला जो है मौखिक संप्रेषण आता है। जो शाब्दिक संप्रेषण के भाग हैं उसको पहला क्या बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, मौखिक संप्रेषण। और उसके बाद एक क्या होता है, दूसरा जो है लिखित जो है संप्रेषण कहते हैं। तो लिखित संप्रेषण जिसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये शाब्दिक के प्रकार हो गया। तो मैं अभी आपको जो है बताया जिसके बारे में, जिनमें मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसी को मौखिक संप्रेषण कहते हैं, जो कि ये शाब्दिक जो संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। फिर उसी के बाद फिर जो शाब्दिक का जो दूसरा रूप है, जिनको हम लिखित संप्रेषण कहते हैं, इसमें जो सूचनाओं का शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार में मैंने भी आपको मौखिक बताया। फिर उसके बाद फिर जो दूसरा आता है लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण के बारे में मैंने बताया, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में देने का कार्य किया जाता है, तो उसी को हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। जैसे रिपोर्टाज हो गया, ये सब इसमें आते हैं। फिर उसके बाद फिर अशाब्दिक संप्रेषण आता है। और जो 6 शाब्दिक संप्रेषण आते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें नेत्र संपर्क हो गया, नेत्र संपर्क हो गया। फिर इसी क्रम में देखें तो जो 6 शाब्दिक हैं उसमें स्पर्श करके। अगर इसके बारे में देखें, पहले हम चर्चा कर लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। तो बात करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। तो ऐसे संप्रेषण को कहा जाता है कि जिनमें प्रायः शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया जैसे इसमें नेत्र के इशारों के माध्यम से, या आँख के इशारों के माध्यम से, या किसी चीज़ को जो है स्पर्श करके, टेंजेंट या छू करके किसी चीज़ का जो अनुभव किया जाता है, तो वही सब सारी प्रक्रियाएं जो है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि जो है नेत्र संपर्क विषय में बात करें तो नेत्र संपर्क या
अशाब्दिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कभी कभी जो कक्षा कक्ष में जो छात्र अगर अध्यापक के बीच पढ़ाने का कार्य करते हैं, अगर उनको बाहर भी जाना हुआ तो अपने इशारों के माध्यम से छात्रों के सहयोग से बाहर चले जाते हैं। तो ये कहने का मतलब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। तो इसी तरह एक आगे आता है जो अशाब्दिक संप्रेषण का दूसरा प्रकार है वो स्पर्श करके। तो देखिए जो स्पर्श करने का मतलब किसी चीज को छूने से है। तो ये जो है अशाब्दिक संप्रेषण का जो दूसरा प्रकार है, किसी चीज को छूने से जो व्यक्ति के अंदर अनुभूत होती है या वो व्यक्ति जो अनुभव करने का कार्य करता है या उनको जो सूचना मिलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो ये था हमारा संप्रेषण के जो प्रकार था, या संप्रेषण के प्रकार में मैंने आपको जो है शाब्दिक संप्रेषण के बारे में बताया, फिर जो है अशाब्दिक संप्रेषण किसको कहते हैं इसके बारे में बताया। फिर इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं। संप्रेषण के प्रकार के बाद मैं आप लोगों को जो है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो है कारक, संप्रेषण को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें इसमें भी कुछ फैक्टर आते हैं जिससे कि हमारी जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है या फिर सुचारू रूप से वह संप्रेषण की प्रक्रिया हमारी चल नहीं पाती है। तो अब हम बता रहे हैं कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो है कारक या फैक्टर होते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को जो है पहले बता रहे हैं कि इसमें छात्र आते हैं, छात्र हो गए हैं। फिर उसके बाद फिर आते हैं शिक्षण का उद्देश्य आता है, छात्र हो गए हैं। फिर शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद फिर शिक्षक का व्यक्तित्व आता है, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व आता है। फिर इसी क्रम में देखें तो विषय वस्तु का चयन हो गया, विषय वस्तु का चयन हो गया। फिर पाठ्य योजना का निर्माण आता है। फिर विषय वस्तु के चयन के बाद पाठ्य योजना का निर्माण आता है। फिर कक्षा का वातावरण हो गया। तो अब हम इसके बारे में आप लोग बता दे रहे हैं कि ये जो है संप्रेषण को जो है प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। पहली बात अब हम चर्चा करते हैं कि संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनमें छात्र होते हैं। जो पहले कारक के रूप में जाने जाते हैं वो छात्र है। छात्र ही जो है संप्रेषण को चाहे तो जो है सुचारू रूप से चलने दे, अगर चाहे तो जो है अच्छे ढंग से या प्रभावशाली बनने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो अगर इसके जो है कारक के बारे में देखा जाए तो जो ये संप्रेषण को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें छात्र का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो छात्र के माध्यम से ही ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया बाधित होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया अच्छे ढंग से फिर चल नहीं पाती है। तो अब संप्रेषण की जो है प्रभावित करने वाले कारक में छात्र हो गया। फिर अगला जो हमारा टॉपिक इसमें आता है कारक में शिक्षण का उद्देश्य। तो जो ये संप्रेषण के प्रभावित करने वाले कारक में जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो शिक्षण का उद्देश्य है। अध्यापक जो संप्रेषण का कार्य तो कर ही रहा है, उनके अंदर जो है शिक्षण कार्य करने का क्या उद्देश्य है। अगर जो शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनके संप्रेषण का जो कार्य है वो प्रभावशाली बन सकेगा, अन्यथा जो है संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी नहीं बन पाती है। तो अगर देखें तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक यह है कि
क्या प्रभावित करता है कि शिक्षण का उद्देश्य भी जो है ये संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर उसके बाद फिर शिक्षक का व्यक्तित्व, संप्रेषण को जो है प्रभावित करने वाला जो तीसरा प्रमुख घटक है वो अध्यापक या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व है। कैसा उनका पर्सनालिटी है, किस पोशाक में वो आकर कक्ष में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, किस ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी जो है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में ये भी जाने जाते हैं। तो अब जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में शिक्षक का विषय वस्तु की बात आता है, व्यक्तित्व के बाद विषय वस्तु का चयन। अब संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में की अगर बात करें तो इसमें विषय वस्तु का चयन, अगर अध्यापक संप्रेषण का कार्य कर रहा है तो विषय वस्तु का कैसे चयन कर रहा है, विषय वस्तु का चयन किस ढंग से करता है। अगर विषय वस्तु का चयन भी अच्छे ढंग से वह कर नहीं पाता है तो ये भी इससे भी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है ये भी प्रभावित होती है। या यही जो है संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कि विषय वस्तु का चयन भी ये संप्रेषण को प्रभावित करने का एक कारक है। उसके बाद आगे कारक में हम जाते हैं पाठ योजना का निर्माण करना। तो पाठ योजना, जैसा कि ये पाठ योजना जिसको हम लेसन प्लान करते हैं, अध्यापक जब भी किसी टॉपिक का फॉर्मेशन करता है या कक्षा में जाने से पहले अध्यापन कार्य जो है घर पर या बैठकर वो पहले से जो है रूपरेखा बनाने का कार्य करता है या पाठ योजना की रूपरेखा वो तैयार करने का कार्य करता है। तो जो ये पाठ योजना का निर्माण का कार्य करता है, जो ये पाठ योजना का निर्माण करने का कार्य करता है, तो ये भी जो है इससे भी जो है संप्रेषण की प्रक्रिया हमारी प्रभावित होती है। या तो जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में पाठ योजना का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें मैंने आपको पाठ योजना का निर्माण, अगर अध्यापक पाठ योजना का निर्माण अच्छे ढंग से किया है तब तो उसकी शिक्षण की या जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बनती है। और जब अगर पाठ योजना का निर्माण वो उचित तरीके से अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है उनका जो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा या तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया उनकी प्रभावित होगा। तो जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें पाठ योजना का निर्माण भी ये संप्रेषण को प्रभावित करता रहता है। फिर पाठ योजना के निर्माण के बाद फिर अगला जो हमारा टॉपिक है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें कक्षा का वातावरण है, इन्वायरमेंट ऑफ क्लास। तो कक्षा का वातावरण कैसा है, खुला है वातावरण कैसा है, ये भी जो है इससे भी जो है संप्रेषण की प्रक्रिया हमारी प्रभावित होती है। अगर जो संप्रेषण की प्रक्रिया कब प्रभावित नहीं होगा, एक संप्रेषण का जो कक्षा का वातावरण खुला हो, उसमें खिड़की या जो रोशनदान हो जिससे हवा का आवागमन हो, जिससे क्या कक्षा का वातावरण बिल्कुल अच्छा ढंग से बना हो, तो जिससे कि संप्रेषण की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें कक्षा का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिससे ये सभी प्रक्रियाएं जो इनसे प्रभावित होती रहती हैं। तो ये था हमारा जो है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब फिर संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक के बाद फिर हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि जो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बाद संप्रेषण के सिद्धांत आते हैं। संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के सिद्धांत हो गए। संप्रेषण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल या द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये संप्रेषण का जो सिद्धांत है, अगर इसके सिद्धांत के बारे में देखें तो इनके कई सारे सिद्धांत हैं। पहली बात इसमें आता है सजगता। इसमें जो पहला जो सिद्धांत आता है क्या, सजगता का सिद्धांत आता है। सजगता का
सिद्धांत, या जिसे बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं, क्रियाशीलता या क्रियाशीलता का सिद्धांत कह सकते हैं। और इसी क्रम में देखें तो जो दूसरा जो है प्रमुख जो है सिद्धांत है वो योग्यता का सिद्धांत आता है। योग्यता, तो जो इसमें संप्रेषण के सिद्धांत में पहला क्या था, सजगता का सिद्धांत था, जिसको हम त्रुटि या क्रियाशीलता कहते हैं। फिर उसके बाद योग्यता का सिद्धांत आ गया। तो योग्यता के सिद्धांत के बाद आगे आता है तीसरा माध्यम का सिद्धांत हो गया। माध्यम, तीसरा जो सिद्धांत है वो माध्यम का जो है सिद्धांत हो गया। तो माध्यम की जो सिद्धांत के बाद इसी क्रम में जो फोर्थ या जो चौथा जो है संप्रेषण का सिद्धांत है उसको बोलते हैं पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत हो गया। तो अब हम बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ जानकारी देंगे कि सजगता का सिद्धांत, फिर जो योग्यता का सिद्धांत, फिर माध्यम का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। तो ये था, मैं आप लोगों को संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में बताया। तो इसमें अब जानिए पहला जो पॉइंट है कि सजगता का सिद्धांत या जिसको हम बोलते हैं क्रियाशीलता। अगर इस सिद्धांत को देखें तो जो इस सिद्धांत को हम क्रियाशील के या क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमेशा अध्यापक अगर संप्रेषण का कार्य कर रहा है तो उसको जो है सजग होकर ही जो है अध्यापन का कार्य उनको करना चाहिए, या बिल्कुल उनको जो है एक्टिव होकर के या क्रियाशील होकर के किसी भी टॉपिक के बारे में उनको भली बात उनको बताना चाहिए। यही जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अगर हम क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में जाएं तो यह भी जो है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। अगर हम क्रियाशीलता की विषय में बात करें तो यह भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी किसी भी कार्य को करने के लिए क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता के अगर विषय में बात करें तो क्रियाशीलता निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम शारीरिक क्रियाशीलता कहते हैं, फिर दूसरा जो मानसिक क्रियाशीलता कहते हैं। तो अगर शारीरिक क्रियाशीलता में जो है छात्रों की कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता के अनुसार जो है शिक्षण कार्य कराया जाए, और जो मानसिक क्रियाशीलता मतलब छात्रों की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो उनको शिक्षण कार्य कराने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। अगर देखा जाए तो यही क्रियाशीलता ही यहाँ पर जो है सजगता के जो है सिद्धांत के नाम से भी जानी जाती है कि अध्यापक अगर अध्यापन का कार्य कर रहा है तो बिल्कुल जो है सजग होकर के उनको अध्यापन का कार्य जो है संप्रेषण का कार्य करना चाहिए। यही जो है क्रियाशीलता, यही जो है सजगता का सिद्धांत है। अब फिर आगे जो आता है द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी या योग्यता का सिद्धांत क्या है। अगर देखें तो संप्रेषण के सिद्धांत में जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो योग्यता का सिद्धांत है। अगर संप्रेषण का जो कार्य हो रहा है उसमें अध्यापक एवं जो है छात्र दोनों का योग्य होना अत्यंत ही, या दोनों का योग्य होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर संप्रेषण का कार्य अध्यापक कर रहा है उसकी बात को जो है छात्र कितना समझ रहा है, कितना समझने लायक, कितना वो समझने के योग्य है, तो ये सारी जो है प्रक्रिया कह सकते हैं योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है। योग्यता का मतलब अगर अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहा है तो वो भी अध्यापन कार्य के योग्य है। अगर छात्र पठन पाठन का कार्य कर रहा है तो कितना पढ़ने का योग्य है। यही जो है संप्रेषण का दूसरा प्रमुख जो है सिद्धांत है, जिनको हम योग्यता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अब योग्यता के सिद्धांत के बाद आता है जो है माध्यम का सिद्धांत। अब बात करते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ माध्यम।
तो माध्यम इसे मीडियम कहते हैं। तो माध्यम का मतलब ये होता है कि संप्रेषण जो सूचना देने का आदान प्रदान उसका माध्यम क्या है, रेडियो के माध्यम से या फिर टेलीफोन या जो है मोबाइल के माध्यम से जो कुछ सूचना का आदान प्रदान किया जाता है उसी के बारे में देखें। तो ये संप्रेषण के सिद्धांत का तीसरा जो सिद्धांत है यही माध्यम का सिद्धांत है। मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से संप्रेषण को भली भांति किसी अन्य व्यक्तियों के पास भेजा जाने का कार्य किया जा सके। तो ये जो था संप्रेषण की जो सिद्धांत में माध्यम के सिद्धांत के बारे में मैंने बताया आप समझ। फिर अब संप्रेषण के सिद्धांत के बाद आगे आता है जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत या संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में देखिए। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम पृष्ठ पोषण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक या ऐसी कोई प्रतिपुष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगर देखिए तो जो संप्रेषण के सिद्धांत में फीडबैक या प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर इसी के बारे में देखें, इसी को जो फीडबैक प्रतिपुष्टि या इसी को कह सकते हैं पुनर्बलन, इसी को जो है पुनर्बलन भी कह सकते हैं। तो पुनर्बलन के बारे में मैंने आपको पृष्ठपोषण या पुनर्बलन के बारे में बताया। तो पुनर्बलन होता क्या है मैंने आपको इसके पहले क्लास में आप लोग बता दिया था। फिलहाल देख लीजिए पुनर्बलन है। पुनर्बलन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फोर्समेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो पुनर्बलन पुनः धन बल, यानी फिर से अध्यापक किसी भी टॉपिक पर जो बल देने का कार्य करता है तो उसी प्रक्रिया को हम प्रतिपुष्टि कह सकते हैं या फिर दोबारा जो पूछने का कार्य कर सकते हैं या किसी को हम पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। अगर हम पुनर्बलन के बारे में बात करें तो इसमें जो है एक थॉमस हिल की डेफिनेशन आती है। थॉमस हिल, तो इन्होंने जो हिल ने ये कहा है कि जो है पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया है या पुनर्बलन ऐसे उद्दीपनों के प्रयोग को कहते हैं जिसमें अंतक्रिया के होने की संभावनाएं सदैव ही बनी रहती है। तो इस तरीके से मैं आपको पृष्ठ पोषण के बारे में बताया, या जिसको हम फीडबैक अंग्रेजी शब्द है, इसी को एक नाम और है प्रतिपुष्टि के नाम से जिसको जानते हैं, या फिर कह सकते हैं इसी को जो है पुनर्बलन। तो कई नामों से इसको हम जानते हैं। तो अब ये था जो है पृष्ठ पोषण के बारे में मैंने बताया। तो पृष्ठ पोषण के बारे में देखें तो ये पृष्ठ पोषण, अगर जो इसी को हम पृष्ठ पोषण किसी को हम कहते हैं प्रतिपुष्टि कहते हैं, या फिर से जो पूछे गए जो फिर से प्रश्न पूछने का जो कार्य किया जाता है, या फिर पर अपने जो टॉपिक पर जो है बल देने का जो कार्य किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं पृष्ठ पोषण या इसके जो है पुनर्बलन, या इसी को जो पुनर्बलन कहते हैं। इसको जो पुनर्बलन है इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पुनर्बलन को दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं, जिनको शाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं, फिर दूसरे को अशाब्दिक पुनर्बलन या ये ऐसे या तो ऐसे कह सकते हैं। एक जो है सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं और एक नकारात्मक पुनर्बलन। अब आप लोग सोचते होंगे कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो सकारात्मक पुनर्बलन ऐसे पुनर्बलन को कहते हैं जब अध्यापक पढ़ाए हुए पाठ को छात्रों के समझ पूछने का कार्य करता है, उसका भली भांति जवाब जब अध्यापक को मिल जाता है तो उसी पुनर्बलन को हम सकारात्मक पुनर्बलन जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। अब देखिए सकारात्मक पुनर्बलन के बाद फिर एक आता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो जो ये नकारात्मक पुनर्बलन है ऐसे पुनर्बलन को कहते हैं कि जिनका प्रभाव छात्र पर बिल्कुल न पड़े, यानी अध्यापक किसी पूर्व के पढ़ाए हुए पाठ या विषय वस्तु का ध्यान जब छात्रों के विषय वस्तु न पड़े तो उसी को हम जो है नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो ये था हमारा कहने का मतलब है आप लोगों को पृष्ठ पोषण या इन्हीं को एक सब जो है प्रतिपुष्टि कहते हैं या पुनर्बलन के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हम संप्रेषण के सिद्धांत में पृष्ठ पोषण का जो सिद्धांत है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। या अब देखें तो जो पृष्ठ पोषण इसमें अध्यापक छात्रों के समक्ष पढ़ाए हुए पाठ को फिर से पूछने का प्रयास करता है। यही जो है संप्रेषण का एक पृष्ठ पोषण का सिद्धांत है। तो अब ये था
संप्रेषण के मैंने सिद्धांत के बारे में आप लोग समझ बताया। अब ये संप्रेषण की जो है सिद्धांत के बाद जो आगे हमारा टॉपिक आता है प्रभावी संप्रेषण के तरीके। अब जो प्रभावी संप्रेषण के क्या क्या तरीके होते हैं, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। प्रभावी संप्रेषण के तरीके। अब आप लोग इसके बारे में जानें कि संप्रेषण को अगर प्रभावशाली बनाना है तो किस ढंग से प्रभावी बनेगा, उसके भी कुछ मैनर होते हैं, उसके भी कुछ तरीके होने चाहिए कि जिससे कि हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। ठीक है, आप देखें प्रभावी संप्रेषण के तरीके के विषय में बात करें, इसमें पहला उद्देश्य पूर्णता है। जो प्रभावी संप्रेषण के जो तरीके हैं उसमें जो पहला जो है तरीका आता है उद्देश्य पूर्णता है। उद्देश्य पूर्णता, उद्देश्य पूर्णता हो गया, निर्देशनात्मक हो गया, निर्देशनात्मक, उद्देश्य पूर्णता निर्देशनात्मक हो गया। फिर नंबर 3 प्रेरणास्पद हो गया, प्रेरणास्पद हो गया। प्रेरणास्पद के बाद फिर उसके बाद बाल केंद्रित हो गया, प्रेरणास्पद के बाद फिर बाल केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित के बाद सुनियोजित हो गया, बाल केंद्रित हो गया, फिर सुनियोजित हो गया, फिर उसके बाद सक्रिय अध्यापन हो गया, फिर उसके बाद सक्रिय अध्यापन, सक्रिय अध्यापन, फिर उसके बाद क्रमबद्ध विषय वस्तु, फिर उसके बाद क्रमबद्ध विषय वस्तु हो गया, क्रमबद्ध विषय वस्तु हो गया। फिर क्रमबद्ध विषय वस्तु के बाद पूर्व ज्ञान आता है, पूर्व ज्ञान हो गया, प्री नॉलेज। पूर्व ज्ञान के बाद फिर आगे आता है पाठ की तैयारी हो गया, पाठ की तैयारी। तो अगर हम संप्रेषण को प्रभावी बनाना है, अगर हमको संप्रेषण के कार्य को प्रभावी या प्रभावशाली बनाना है तो संप्रेषण के इन तरीकों को हमको अपनाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, जिनमें पहला आता है उद्देश्य पूर्णता, जिनको हम कहते हैं पर्पजफुलनेस कहते हैं। तो उद्देश्य पूर्णता पहली बात देखा गया कि जो प्रभावी संप्रेषण का एक मुख्य तरीकों के बारे में देखें, इसमें पहला तरीका जो है उद्देश्य पूर्णता। आपका उद्देश्य क्या है, क्या पढ़ाना चाहते हैं, किस टॉपिक को कैसे पढ़ाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रभावी संप्रेषण का मुख्य तरीका यह है, या पहला तरीका उद्देश्य पूर्णता है, यानी अध्यापक का जो है उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमको किस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। अगर प्रभावी संप्रेषण के तरीकों के विषय में बात करें तो प्रभावी संप्रेषण का मुख्य तरीका उसकी या बालक या एक अध्यापक के उद्देश्य पूर्णता है कि उसका जो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो, जो टॉपिक पढ़ाना हो। तो अब प्रभावी संप्रेषण की जो तरीके में उद्देश्य पूर्णता के बाद आगे आता है निर्देशनात्मक। अब इसमें देखें प्रभावी संप्रेषण के तरीके में जो है निर्देशनात्मक जो है का होना ही अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके पहले मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो निर्देशनात्मक का मतलब ही होता है छात्रों को सूचनाएं, ज्ञान या कौशल देने का कार्य करना, यानी जो छात्रों को ज्ञान सूचनाएं देने का कार्य किया जाता है वो जो निर्देश
के अंतर्गत ही ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। तो प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में जो दूसरा तरीका है वो निर्देशनात्मक होना चाहिए, यानी छात्रों को जो है निर्देश देने का कार्य किया जाना चाहिए। अब जो निर्देशनात्मक के बाद आगे जो है तीसरी या जो थर्ड इसमें प्रभावी संप्रेषण की जो तरीके हैं वो प्रेरणास्पद। प्रेरणास्पद कहने का मतलब यह है, अब जो नंबर थर्ड प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में अगर तीसरे तरीकों को देखा जाए तो इसमें यह जो थर्ड तरीका है प्रेरणास्पद, तो छात्रों को इस तरीके से पढ़ाया जाने का कार्य किया जाए जो उनके आने वाले समय में या विषय वक्त में उनको प्रेरणा देने का कार्य करे। उनको जो प्रेरणा देने का कार्य करें, ये प्रेरणा उनको किस माध्यम से किस तरीके से मिलेगी, जैसे किसी महापुरुषों की जीवनी बताने से या किसी जो है और किसी देश या राष्ट्र के मानचित्र से उनको अवगत कराने से, इन सब तरीकों से जब उनको बताने या समझाने का कार्य किया जाता है तो ये उनसे या छात्रों को उनको जो है प्रेरणा प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर है कि प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में तीसरा जो है तरीका प्रेरणास्पद, तो छात्रों के अंदर जो है प्रेरणा प्रदान करना ही जो है प्रेरणास्पद, या उनके अंदर मैंने बताया भी आप महापुरुष जीवनी है सुनाना। तो इसके बाद जो है प्रेरणास्पद के बाद आगे जो है नंबर 4 पॉइंट है बाल केंद्रित। जो संप्रेषण या प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में देखा जाए तो जो ये चौथा जो है तरीका है बाल केंद्रित, जिसको जो चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। बाल केंद्रित पहले अब इसके बारे में आप लोग जान लें कि बाल केंद्रित में बालक ही महत्वपूर्ण या बालक का ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक ही इसमें सब कुछ होता है, या इसमें अध्यापक जो भी अध्यापन कार्य करता है बालक को दृष्टि में रखते हुए ही हम क्या पढ़ा रहे हैं, बालक समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो उनको जो ध्यान में रख करके जो अध्यापक संप्रेषण का कार्य करता है, अगर प्रभावी ढंग से संप्रेषण का कार्य उनको करना है तो उनको जो है बाल केंद्रित जो है उनके लिए जो है बाल केंद्रित होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, या जो है संप्रेषण के तरीकों में बाल केंद्रित। तो अब इसके बारे में देखते हैं हम कि बाल केंद्रित शब्द आया तो इसमें मैंने बताया भी आप लोगों को कि बाल केंद्रित एक होता है शिक्षण होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में अगर बाल केंद्रित शब्द आ गया थोड़ा से आप लोग जान लें कि बाल केंद्रित एक शिक्षण है कि इस जो है शिक्षण के संदर्भ में फ्रोवेल हो गए, रूसो हो गए, मॉन्टेसरी हो गए, तो इन्होंने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है बाल केंद्रित शिक्षण के संदर्भ में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें बाल केंद्रित शिक्षण में या ऐसे क्षेत्र शिक्षण को कहते हैं जिनमें बालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखा जाए तो बाल केंद्रीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक को जो है मुख्य केंद्र बिंदु में रखकर अध्यापन का कार्य करना, छात्रों में करके सीखने की जो प्रवृत्ति का विकास करना। तो ये सभी पॉइंट है जो कि चाइल्ड जो है सेंटरेड जो बच्चे हैं या प्रभावी संप्रेषण के मुख्य तरीकों में देखा जाए जो चौथा तरीका है बाल केंद्रित, यानी कि प्रभावी संप्रेषण का मुख्य तरीका बाल केंद्रित होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसी क्रम में आगे सुनियोजित। तो जो ये सुनियोजित का मतलब अब देखें प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में जो अगला मैनर या तरीका या तो ढंग है वो सुनियोजित है। सुनियोजित का मतलब है कि उचित रूप से, अगर इसके बारे में देखें तो इसमें अगर संधि विच्छेद करें सुधन नियोजित आएगा। सुधन नियोजित, सु माने अच्छे ढंग से, सु माने यहाँ पर क्या होगा अच्छे ढंग से किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जो प्लान या जो योजना बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है उसी को हम कहते हैं, जिसे कहते हैं वेल प्लानेड कहते हैं, तो उसी को हम सुनियोजित कहते हैं। तो ये प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में अध्यापक को जो सुनियोजित ढंग से विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का अच्छे ढंग से फॉर्मेशन कर लेना चाहिए अगर प्रभावी संप्रेषण का कार्य करना है। तो प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में अब मैं आप लोगों को जो है सुनियोजित बताया। अब सुनियोजित के बाद इसी क्रम में जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो सक्रिय अध्यापन, जिसको कहते हैं
एक्टिव टीचिंग कहते हैं। अब देखें, सक्रिय अध्यापन का मतलब अध्यापक अगर अध्यापन का कार्य कर रहा है तो वो सदैव अगर सक्रिय होकर अध्यापन का कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है उनकी अध्यापन की प्रक्रिया प्रभावशाली बनेगी और इसी से जो है संप्रेषण की प्रक्रिया भी उनकी प्रभावशाली बन जाती है। ये कह सकते हैं कि जो प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में अध्यापक के अंदर जो है सक्रिय गुणों का विकास होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। कि सक्रिय गुणों में जैसे अध्यापक को किस समय कौन से टॉपिक को बताना है, पहले मुख्य बिंदु बताना, जैसे किसी पाठ्य वस्तु विषय वस्तु की रूपरेखा, फिर इसी क्रम में घटनाएं ला बताना, एक क्रम से एक जो सक्रिय अध्यापक को जो है अध्यापन कार्य करना चाहिए। यानी कहने मतलब यह है प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में अध्यापक को जो है सक्रिय होकर अध्यापन कार्य करना ही उनको प्रभावी ढंग संप्रेषण का एक मार्ग तैयार करती है। तो अब देखें, प्रभावी संप्रेषण की जो तरीके हैं, इस तरीके में आगे आता है क्रमबद्ध विषय वस्तु, जिनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सब्जेक्ट मैटर। तो अब हम बात करते हैं प्रभावी संप्रेषण के तरीकों में, तो क्रमबद्ध जो है विषय वस्तु का समावेश होना अत्यंत ही आवश्यक है। यह जो कि प्रभावी संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण तरीके में उनमें जो कुछ बताया जा रहा है अध्यापक के माध्यम से सब्जेक्ट मैटर के बारे में, वह बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए क्रमबद्ध हो। तो जो क्रम अध्यापक को विषय वस्तु रूपरेखा या जो उद्देश्य या टॉपिक जो कि बता रहा है उसमें एक जो है क्रमबद्ध रूप से विषय वस्तु का निर्माण उसमें या विषय वस्तु या क्रमबद्ध विषय वस्तु का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यही प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख तरीकों के रूप में जाना जाता है, जिनमें तरीका था क्रमबद्ध विषय वस्तु। अब क्रमबद्ध विषय वस्तु के बाद आगे हमारा जो अगला जो पॉइंट आता है वो पूर्व ज्ञान आता है। तो प्रभावी संप्रेषण के अगर तरीकों के विषय में बात करें तो पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान का जो होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। पूर्व ज्ञान किसी विषय वस्तु विषय से संबंधित होना चाहिए। अब जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, पूर्व ज्ञान का एक आकलन आप लोग जो है, पूर्व ज्ञान का जो आकलन है आप लोग एक बीटीसी या फर्स्ट जो पेपर मैंने बता रहे पढ़ा रहे हैं आप लोग समझ, उसमें एक शिक्षण कौशल आता है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक प्रस्तावना कौशल आती है। तो प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत छात्रों के पूर्व ज्ञान की आकलन या पूर्व ज्ञान की इसमें जांच की जाती है। तो छात्रों की जो पूर्व ज्ञान की जांच हम प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जो करते हैं उसमें अध्यापक छात्रों के पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, छात्र को कितना इसके पहले की उनको जानकारी है। तो अगर प्रभावी संप्रेषण के अगर तरीकों के बारे में बात करें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है पूर्व ज्ञान। तो एक अध्यापक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करके अध्यापन का करना चाहिए। जैसे तो कोई भी टॉपिक को पढ़ाना हुआ छात्रों के समक्ष, तो पहले उनके जैसे हमारे देश का क्या नाम है, भारत है, भारत की जो राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली में जैसे सल्तनत या दिल्ली की सल्तनत के बारे में आप सब क्या जानते हैं। तो जो हम टॉपिक कहने मतलब जाहिर सी बात है पूर्व ज्ञान कि छात्रों कितना होगा है कि हमारे देश की राजधानी क्या है। तो इन सभी का आकलन करते हुए ही जो है अध्यापक को अध्यापन कार्य करना चाहिए। अध्यापन का ही ढंग से करेंगे तो उनके संप्रेषण की प्रक्रिया हमारी प्रभावी बन सकती है, बन सकेगी। अब पूर्व ज्ञान के बाद फिर आगे आता है जो पाठ की तैयारी आ गया। अब देखें प्रभावी संप्रेषण के तरीकों के अगर विषय में हम बात करें तो पाठ की तैयारी, तो जो पाठ की तैयारी एक अध्यापक के ऊपर डिपेंड करती है कि अध्यापक जो विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को पढ़ाने जा रहा है वह विषय वस्तु की वो तैयारी या पाठ की तैयारी किस ढंग से किया है, वो छात्रों के समक्ष उसको किस ढंग से बताने में सक्षम है। तो यही जो है पाठ की जो है तैयारी भी यह प्रभावी संप्रेषण के तरीकों का एक माध्यम है। यही वह बात करें जो प्रभावी संप्रेषण के तरीके हैं, इस तरीकों का जो है प्रभावी संप्रेषण का जो लास्ट तरीका है वो पाठ की तैयारी हो गया। तो ये था हमारा आज का जो है टॉपिक
संप्रेषण की अवधारणा। तो मैं आप लोगों को संप्रेषण की अवधारणा में संप्रेषण के अर्थ के बारे में बताया, फिर संप्रेषण की क्या परिभाषा होती है उसके बारे में बताया, फिर संप्रेषण के उद्देश्य बताया, फिर संप्रेषण के प्रकार बताया मैंने, फिर संप्रेषण को प्रभावित करने वाले क्या क्या घटक या कंपोनेंट या कारक होते हैं, इसको फिर बताने के बाद हम प्रभावी संप्रेषण के क्या तरीके होते हैं, इन तरीकों के बारे में मैंने आपको समक्ष बताया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एक ही समाप्त होता है, फिर हम जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। होता है ना।